मिशन शक्ति 4.0 का आगाज, महिलाओं ने गांव में बैंक की कमी को किया पूरा। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर निशाना है, जो पिता और चाचा का नहीं हुआ वो पीडीए का क्या होगा। कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची कब आएगी, मीटिंग के बाद कमलनाथ ने बता दी तारीख। चुनाव से पहले पंजाब में बीजेपी को लेकर के बड़ा झटका, पूर्व मंत्री राजकुमार वेरका करेंगे घर वापसी। संजय सिंह के पक्ष में बोले राकेश टिकैत, सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का, तो चले शुरुआत करते सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ, जहां आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए संजय सिंह को पहले ईडी ने 8 दिन तक कस्टडी में रखा, जिसके बाद शुक्रवार को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। संजय सिंह को जेल भेजे जाने के बाद आप नेता और उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। वहीं अब संजय सिंह के समर्थन में किसानों के वरिष्ठ नेता राकेश टिकैत भी आ चुके हैं। राकेश टिकैत ने कहा, संजय सिंह संसद में देश की आवाज बने थे, उन्हें अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। ऐसे ही जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। राकेश टिकैत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, कोई आंदोलन जो सरकार के खिलाफ शुरू होता है उसे वो दबाने की कोशिश करे। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह को, जो संसद में देश की आवाज बने थे, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इसके अलावा राकेश टिकैत ने आजम खान समेत अन्य लोगों के नाम लेकर कहा कि नेता या अधिकारी जो भी सरकार के विरोध में खड़ा होता है उस पर देशद्रोह का ठप्पा लगाकर जेल में डाल दिया जाता है। उन्होंने दावा किया ऐसा ही किसान संगठनों के साथ भी हो रहा है, जब भी वो आंदोलन करते हैं तो उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि सरकार कोई भी आंदोलन को दबाने की कोशिश करती है। जैसे आप पार्टी के लोग थे, एक लोग कुछ उनके मुकदमे दर्ज करे जा रहे, ऐसे ही किसान संगठनों पे भी आप दूसरा जो भी आदमी देश में बोल लेगा, वो चाहे संजय सिंह हो, जो आप पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट थे, जो हाउस में देश के आवाज बने थे, मनीष सिसोदिया हो या आजम खान हो या कोई और लोग भी हैं, उन पे मुकदमे लगाए जाएंगे। वो कोई अधिकारी हो, अगर कोई बोल लेगा तो उस पे देशद्रोह का इस तरह का ठप्पा लगा के हिंस क्राइम में केस दर्ज करे जाएंगे। ऐसे ही किसान संगठन में हो रहा है, क्योंकि सरकार कोई भी आंदोलन को दबाने की कोशिश करती है। जैसे आप पार्टी के लोग थे, एक लोग कुछ उनके मुकदमे दर्ज करे जा रहे, ऐसे ही किसान संगठनों पे भी आप दूसरा जो भी आदमी देश में बोल लेगा, वो चाहे संजय सिंह हो, जो आप पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट थे, जो हाउस में देश के आवाज बने थे, मनीष सिसोदिया हो या आजम खान हो या कोई और लोग भी हैं, उन पे मुकदमे लगाए जाएंगे। वो कोई अधिकारी हो, अगर कोई बोल लेगा तो उस पे देशद्रोह का इस तरह का ठप्पा लगा के हिंस क्राइम में केस दर्ज करे जाएंगे। ऐसे ही किसान संगठन में हो रहा है, क्योंकि सरकार कोई भी आंदोलन को दबाने की कोशिश करती है। जैसे आप पार्टी के लोग थे, एक लोग कुछ उनके मुकदमे दर्ज करे जा रहे, ऐसे ही किसान संगठनों पे भी आप दूसरा जो भी आदमी देश में बोल लेगा, वो चाहे संजय सिंह हो, जो आप पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट थे, जो हाउस में देश के आवाज बने थे, मनीष सिसोदिया हो या आजम खान हो या कोई और लोग भी हैं, उन पे मुकदमे लगाए जाएंगे। वो कोई अधिकारी हो,
अगर कोई बोलेगा तो उस पर देशद्रोह का इस तरह का ठप्पा लगा के हिंस क्राइम में केस दर्ज करे जाएंगे। ऐसे ही किसान संगठन में हो रहा है। बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री राजकुमार वेरका ने अब घर वापसी का ऐलान किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद हाथ का साथ छोड़ कमल को थामने वाले वेरका ने एक बार फिर घर वापसी की ठानी है। वो फिर से कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। राजकुमार वेरका ने कहा है कि कई दिनों तक सोचने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। वेरका ने कहा, कई दिनों तक सोचने के बाद मैंने फैसला किया है कि मैं बीजेपी छोड़ रहा हूं। मैं बीजेपी से इस्तीफा दे रहा हूं। इसके बाद मैं अभी दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूं, जिसके बाद मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाला हूं। उनके कांग्रेस में शामिल होने पर पंजाब बीजेपी के प्रवक्ता अनिल सरीन ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब वो बीजेपी में शामिल हुए थे तो उन्हें सम्मान दिया गया था। अनिल सरीन ने आगे कहा, राजकुमार वेरका को पंजाब प्रदेश बीजेपी का उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। पार्टी की शीर्ष को निर्णय लेने वाली समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। यदि वो जा रहे हैं और वो भी कांग्रेस में शामिल होने के लिए, तो मुझे लगता है कि उन्हें जवाब देना होगा कि वे क्या कारण थे कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए, और अब कांग्रेस में ऐसा क्या हो गया कि वो वापस उसमें शामिल हो रहे हैं। अनिल सरीन ने कहा, उन्हें जवाब देना होगा। उनकी कुछ राजनीतिक अपेक्षाएं रही होंगी जो उन्हें लगता था कि यहां पूरी नहीं हो सकेगी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जो व्यक्ति परिवार छोड़ रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। सारे साथियों का धन्यवाद है। तुसी सारे ਨੂੰ मैं सवेरे सवेरे अज ਜਿਹੜੀ है तकलीफ दी है। कई दिनों की सोच विचार तो बाद अज मैं फैसला किया है कि अज मैं भारतीय जनता पार्टी नूं अलविदा कह रहा। भारतीय जनता पार्टी तो अस्तीफा दे रहा और ये बाद क्योंकि तुसी उत्सुक तो कि ये बाद की होएगा, ये बाद मैं फौरी तौर के उपर दिल्ली रवाना हो रहा हुणे ही, और दिल्ली रवाना होने तो बाद मैं कांग्रेस पार्टी के शामिल हो रहा। कारण की रहे डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़े चिर की ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ बीजेपी ਨੂੰ, क्योंकि बड़े ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਭ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ बीजेपी ਚ शामिल ਹੋਏ ਸੀਗੇ। कहते कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ऐसे तो कोई वफादार बेवफा नहीं होता। ये सुनील जाखड़ भी ये गल कहता होंदा, याद है तुहानू कि जो शामिल होने लगा सी कोई गल्लां ते हैगियां ही हैं, लेकिन क्योंकि अज वो मैं अज दा दिन तुहानू ये इतलाह करन वास्ते और ये अपनी अनाउंसमेंट वास्ते अज मीडिया के रूबरू होया। अज दा दिन मैं सिर्फ ये कहना चाहना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी नूं छड्ड रहा। उहदा कारण मोटा जिहा ये भी है कि पूरा देश जिहड़ा है वो इस गल नूं देख रहा है कि जिहड़ा देश है वो कांग्रेस पार्टी के हत्थां 'च ही सुरक्षित है, और सब धर्मां दे नाल मिल के सब नूं लैके अगर कोई पार्टी चल सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और इसलिए मैं तुहानूं ये गल कही है कि भाई मैं देख चुका है सारा कुछ। मैं देखने के बावजूद ही फैसला लिया है कि जदों मैनू ये महसूस हो गया इस गल वास्ते कि भाई इस जगह के उपर सब नूं लैके चलन की नीति नहीं है, इस नीति नूं मैं छड्ड के राहुल गांधी के दौरे तो बाद ये फैसला लिया गया कि तुसीं कांग्रेस भी राहुल जी आए इत्थे कोई शक नहीं हैगा, लेकिन वो कोई शक नहीं कि उन्होंने दौरे तो बाद मैं फैसला लिया। पर उदों तुहाडी मुलाकात का भी जिक्र हो रहा है कि तुसीं उन्हां नूं देखो ये वास्ते मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये गल कहना है कि मेरी हाई कमान के नाल गल हुई। जो मान सम्मान हुण तक कांग्रेस च मिलिया कि बीजेपी दे विच ऐसा कोई माहौल नहीं तुहानूं लग्या कि बई मैनू मान सम्मान तो इलावा मैनू लगा कि शहर वास्ते पंजाब वास्ते जिहड़ा आ वो बीजेपी गुड सीन नहीं है। डॉक्टर साहब थोड़े दिन पहले अमित शाह आते हैं, तुसीं उन्होंने मिलन भी जाते हो, की लगता है कि तुहानूं भी डॉक्टर राजकुमार जो सोच के गए सीगे कि बीजेपी दे विच मैं शामिल हो जाऊंगा तो मैनूं मिलूगा या जो वो नहीं ये पूर्ति नहीं हो पा रही। मैं यही गल कही है कि भाई कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता। कोई गल्लां ते होणगियां ही, इस कोई शक नहीं हैगा, लेकिन मैं तुहानूं ये गल कही है कि बई हुण मैं दिल्ली जा रहा, मेरी 12 बजे फ्लाइट है, ये बाद वापस मैं आवांगा तो, लेकिन ये वादा कि हुण दोबारा अगली प्रैस कॉन्फ्रेंस अमृतसर। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। देखो मैं तुहानूं एक गल की कही है,
ਬਈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੰਤਰ ਬਣੀ ਕੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਜ ਮੈਂ ਵੰਡਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਟੁੱਟਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਝੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹਮਸਫਰ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘੁੱਟਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਦਲਿਤ ਹੋਵੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਹੋਵੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੋਈ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਮਸਫਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਗਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 100% ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 100% ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ इंतजार कर। केंद्रीय चुनाव समिति ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर शुक्रवार को चर्चा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई सीसी की बैठक में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, सीसी के अन्य सदस्य, पार्टी महासचिव एवं मध्य प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ और कई अन्य नेता शामिल हुए। मीटिंग के बाद बाहर निकले पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि अभी 60 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है। उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो जाएंगे श्राद्ध के बाद। इससे पहले 7 अक्टूबर को मध्य प्रदेश को लेकर सीसी की बैठक हुई थी। उस बैठक में उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा के साथ ही पार्टी ने यह भी तय किया था कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जाति आधारित जनगणना उसका मुख्य एजेंडा होगा। अभी हमने लगभग 60 सीटों पर चर्चा करी है। फिर से मीटिंग होगी हमारी। अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी इसके बाद फौरन है, जो हमारी प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके बाद फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, तभी लिस्ट फाइनल करेंगे। हम श्राद्ध के बाद अपनी लिस्ट अनाउंस करेंगे। तो उस रफ्तार से हम चल रहे हैं ताकि 15 तारीख को हम अपनी लिस्ट अनाउंस कर सकें। और जितनी चर्चा होए उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें उभर के आती हैं। नमस्कार साथियों, जैसा आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा कि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक माननीय खड़गे साहब, माननीय राहुल गांधी जी और केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्यों के साथ हुई। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी, विपक्ष के नेता गोविंद सिंह जी और सब लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। काफ़ी सीटों पर चर्चा हुई, बहुत सकारात्मक चर्चा हुई, बहुत सौहार्द के वातावरण में चर्चा हुई। और जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समन्वय बना रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में एक अप्रत्याशित जीत की ओर कदम बढ़ा रही है। 2 उदाहरण आपके सामने हैं। एक भाजपा की सरफुटव्वल का है, एक भाजपा की घबराहट और छटपटाहट का है, और एक आत्मविश्वास का है। वो आत्मविश्वास जो है 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद का है। वो आत्मविश्वास जो है मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों का जन आक्रोश जो भाजपा पर फूट रहा है उसके खिलाफ है। आए दिन भ्रष्टाचार, घोटाले
और इस प्रकार के विवाद सामने आ रहे हैं। आज ही सामने आया 10 करोड़ का आदिवासी घोटाला मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के आदिवासियों का बजट खा गए भाजपाई, करोड़ों रुपया खा गए। हम नहीं कह रहे, उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स कह रही हैं जो आज जारी हुई हैं। मध्य प्रदेश में राजनीतिक लोग भाजपा के और उनके अफसर मिलकर फर्जी बिल बनाकर करोड़ों रुपए के आदिवासियों का बजट खा रहे थे। एक तरफ कांग्रेस है जिसने लोगों को गारंटी दी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने कहा ऋण माफी होगी किसान की, झूठे मुकदमे वापस होंगे, 5 हॉर्स पावर तक की बिजली का बिल किसान का माफ होगा, पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाएगी, 100 यूनिट बिजली माफ, अगले 100 यूनिट बिल हाफ, 1500 रुपए महिलाओं को पेंशन। और कल प्रियंका जी के नेतृत्व में एक और ऐतिहासिक निर्णय हमने लिया जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने वादा किया है 100 लाख बच्चे, 1 करोड़ बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ते, पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा 8वीं कक्षा तक 500 रुपया, 9वीं और 10वीं कक्षा में 1000 रुपया और 11वीं और 12वीं कक्षा में 1500 रुपया। पढ़ो और पढ़ाओ। एक तरफ ये मॉडल है कांग्रेस का जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ जी और कांग्रेस पेश कर रही है, पढ़ो और पढ़ाओ। 1500 रुपए महिलाओं को, 500, 1000 और 1500 रुपया बच्चों को, और आगे बढ़ते जाओ। हर बच्चा पैसा पाएगा, हर बच्चा आगे बढ़ता जाएगा। ये कांग्रेस का नारा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर जंगीपुर में राम सकल राजभर के देहांत के बाद आयोजित शोक सभा में भाग लेने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने कहा कि जब ये लोग सत्ता में थे तो इनको जातवार जनगणना की याद नहीं आई। नाई, कुम्हार, बिंद, केवट, मल्लाह आदि जातियां तो पीडीए की ही तो थी, लेकिन तब उनको इनकी सुध क्यों नहीं आई। सपा सुप्रीमो रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह ने कहा था कि मैं पहला पिता हूं जिसने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन ये हमारा भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जो अपने पिता और चाचा का नहीं हुआ, पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों का क्या होगा। ओपी राजभर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि विपक्षी पार्टियों पर ईडी व सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। एक बात तो तय है कि जो लोग लूट मार किए उनके ऊपर मोदी योगी के राज में कार्रवाई तो होगी। पार्टी से लोकसभा का चुनाव स्वर्गीय राम सकल जी लड़े थे। हमेशा समाज के उत्थान के लिए प्रयास करते रहे। आंदोलन को गाजीपुर से लेकर के बॉम्बे तक अथक संघर्ष वो किए हैं और उनके जो अधूरे काम हैं उस काम को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग मिलकर के उसको पूरा करेंगे। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। भी वह कर रहे हैं इस मुद्दे पर, वह चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी भी कर रहे हैं, साथ ही वो पीडीए की भी बात कर रहे हैं। इस पे आपकी क्या राय है? एक पुरानी कहावत है, सत्ता में जब आदमी रहता है तो कुछ नहीं समझ में आता है। सत्ता में थे तो जातिवाद जनगणना याद नहीं आई और 2017 के पहले या 2022 के पहले कभी जातिवाद जनगणना की जिक्र उनके जबान से आई। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो 27% आरक्षण पिछड़ों को लागू है उसको बांटने की सुध उनको आई। जिस पीडीए की बात करते हैं उसी पीडीए में नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, राजभर, चौहान, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, जुल्हा, दुनिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास से नारी सुरक्षा सम्मान व स्वावलंबन को समर्पित मिशन शक्ति के चौथे चरण का आगाज किया। महिला सशक्तिकरण रैली को रवाना भी किया जो राजधानी के विभिन्न पड़ावों से होते हुए 1090 चौराहे पर जाकर समाप्त हुई। रैली के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से महिलाओं, बेटियों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी भी दी गई। अनेक सकारात्मक और रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने अपने उद्बोधन के माध्यम से सफलता की एक नई कहानी आप सबके सामने कही। ये चीजें दिखाती हैं कि हर एक क्षेत्र में संभावना है, केवल उस संभावना को समय से चुनना और फिर उस पर
सरपट दौड़ पड़ना। अगर हम इस फील्ड में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो सफलता फिर कहीं भी आपसे पीछे नहीं रहने वाली है। और इस सफलतम कहानी की 3 प्रतिमूर्तियों को आज यहां पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सम्मानित करके मिशन शक्ति के संस्करण को आगे बढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर तीनों अतिथियों का प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि सन 2020 में हम लोगों ने मिशन शक्ति का कार्यक्रम ऐसे समय में प्रारंभ किया था जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी की चपेट में थी। उन स्थितियों में बहुत सारे लोगों को नहीं लगता था कि आखिर क्या होगा, लेकिन इस शक्ति को मैंने तब पहचाना था जब कोरोना कालखंड में लॉकडाउन के दौरान भी और इसके उपरांत भी जब चुनौतियां आई थी, हर व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। और उस समय कुछ लोगों ने प्रयास किया कि एक नकारात्मकता पैदा की जाए, क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में खराब और नकारात्मक माहौल बनाएंगे तो हो सकता है कुछ लोगों का उल्लू सीधा हो जाए, लेकिन अफवाह के माध्यम से अव्यवस्था पैदा करना। तो मुझे स्वयं फील्ड में उतरना पड़ा था। मैं जिस गांव में जाता था, मुझे उस गांव में लोगों की सेवा करते हुए, लोगों के बीच में कार्य करते हुए कोई ना कोई एएनएम, आशा वर्कर या आंगनवाड़ी की कार्यकर्ती वहां पर उस गांव में मुझे उनके बीच में कार्य करती हुई दिखाई देती थी। शहरी क्षेत्र में मैं देखता था हर व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भागे भागे फिर रहा है, लेकिन नियमों का पालन करते हुए भी उस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के एक एक व्यक्ति तक शासन की सहायता तक पहुंचाने का कार्य उस दौरान इन सभी बहनों के द्वारा किया जा रहा था। हम लगा कि नहीं, अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। उससे पहले हम कुछ निर्णय ले चुके थे, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला कार्मिकों की भर्ती हर हाल में 20% भर्ती होनी है। परिणाम क्या था? 1947 से लेकर के 2017 तक हमारे पास कुल जो पुलिस कार्मिक बचे थे उनमें से केवल महिला कार्मिक 10,000 के आसपास थी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है इनकी संख्या बढ़कर 40,000 है वर्तमान में। ये 40,000 की संख्या, अब ये कार्य कैसे करें? ज्यादातर महिला होने के नाते उन्हें कार्यालय का काम दिया जाता था। हम लोगों ने कहा फील्ड में भी काम दो। कुछ फील्ड में देने की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन फिर भी उसमें कमी थी। तब हम लोगों ने कहा कि नहीं, एक महिला बीट पुलिस अधिकारी के रूप में उनकी तैनाती की जाए। वे गांव में जाएंगे, अवेयरनेस के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाएंगे, सुरक्षा संबंधी जानकारी भी लोगों के बीच में संवाद बना करके एक उसका पालन करेंगे, और देखेंगे कि महिला संबंधी अपराध में घटना के कारणों की जानकारी भी लेगी, अपराधियों की गिरफ्तारी में भी योगदान देगी, और फिर अपराधी के खिलाफ समय पे विवेचना हो सके, चार्जशीट समय पे दाखिल हो सके, प्रोसिक्यूशन को हम समय पे आगे बढ़ा सके, अपराधी को समय पे दंडित भी कर सकें। क्योंकि सब कुछ मिलाकर के जो कुछ भी हम कर सकते हैं एक सुरक्षित वातावरण में कर सकते हैं। इसलिए पहला वाक्य हमने रखा था मिशन शक्ति का, सुरक्षा। सुरक्षा सबको हम देंगे, लेकिन सुरक्षा के साथ सेंध लगाने के लिए किसी को छूट नहीं देंगे। और सुरक्षा के इस मानक को ध्यान में रखकर के सबसे पहला कार्य यह प्रारंभ किया गया। भर्तियां भी की गई, प्रशिक्षण हुए, और फिर इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया गया। आज अगर आप एनसीआरबी के आंकड़ों को देखेंगे, महिला संबंधी अपराध में काफी गिरावट आई है। साथ साथ उत्तर प्रदेश ने प्रोसिक्यूशन को तेजी के साथ आगे बढ़ाया।
परिणाम हमारे सामने है। फिलहाल 5 बजे की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।